स्ट्रेंजर थिंग के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे नैन्सी, जॉन और सारे बाकी बच्चे मिसेस ट्रेस्कॉट को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे थे, लेकिन वहां पर टॉम के आने के बाद सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे और ये सारे मॉन्स्टर में बदल गए थे और साथ ही साथ नैन्सी और जॉन पे अटैक करने वाले थे। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत होती है, जहाँ पर हम रूम के बाहर नैन्सी को देखते हैं। वो खुद की जान बचाते हुए कमरे के अंदर जाके दरवाजा बंद कर देती है। यहाँ जॉनथन भी काफी ज्यादा इंजर्ड होता है, लेकिन फिर भी वो भागता हुआ नैन्सी को बचाने के लिए आ रहा था। मॉन्स्टर इतना ज्यादा बड़ा था कि वो दरवाजे को तोड़ सकता था, लेकिन फिर भी वो दरवाजे को तोड़ के अंदर नहीं जाता, बल्कि अपने आप को पूरी तरीके से मोल्ड करके नीचे लिक्विड बन के दरवाजे के रास्ते से दूसरी तरफ पहुंच जाता है। यहाँ बच्चों के अंदर एल और माइक को पता चल चुका था कि आसपास कोई न कोई गड़बड़ है। इसी कारण अब सारे बच्चे एल के साथ में नैन्सी को बचाने के लिए उसी कमरे की तरफ भागते हैं। यहाँ एल देखती है अपनी आंखों के सामने कि वो मॉन्स्टर नैन्सी के ऊपर चढ़कर उसे मारने ही वाला था, और तभी एकदम से एल अपनी पावर्स का यूज करती है और उस कमरे के अंदर काफी जोर से इस मॉन्स्टर को धक्का देती है। चारों तरफ गिरने के बाद ये मॉन्स्टर वहाँ से भागने लगता है और एल उसे उठा के खिड़की के बाहर फेंक देती है। बच्चे नीचे आके देखते हैं कि आखिर ये मॉन्स्टर करने क्या वाला है। तब सब अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि वो लिक्विड की फॉर्म में बदल के नीचे की जालियों से सीवर के अंदर से होता हुआ कहीं दूसरी तरफ चला जाता है। असल के अंदर ये पहुंच जाता है उसी स्टील फैक्ट्री के अंदर, जहाँ पे इस टाइम बिली ने पूरी आर्मी क्रिएट कर रखी थी। इसी के साथ हम इन चारों बच्चों को भी देखते हैं, यानी कि स्टीव, रॉबिन, डस्टिन और एरिका। इन लोगों ने भी अब अपनी आंखों के सामने वही बड़ी सी मशीन देखी थी जिससे कि दूसरी दुनिया का दरवाजा खोला जा रहा था। इसके बारे में स्टीव और डस्टिन को तो पता था, लेकिन एरिका और रॉबिन को कुछ नहीं पता था। यहाँ पे रशियंस को पता चल चुका था कि बच्चे यहाँ पे घूम रहे हैं और अब इन बच्चों को पकड़ने के लिए रशियंस की पूरी आर्मी इनके पीछे थी। ये लोग उस मशीन की तरफ से नीचे उतरते हैं सीढ़ियों से, और एक टाइम पे तो ऐसा लगता है कि कहीं ये दूसरी दुनिया के अंदर ना चले जाए खुले दरवाजे के थ्रू, लेकिन तभी ये वहाँ पे बने एक दरवाजे के अंदर जाते हैं, लेकिन दरवाजा बंद करते ही वहाँ पे आर्मी आ जाती है। डस्टिन को एक एयर डक्ट का रास्ता मिल जाता है और वो एरिका के साथ यहाँ से भागने ही वाला होता है और स्टीव को कहता है कि जल्दी आओ, लेकिन स्टीव इन बच्चों की जान बचाने के लिए और मदद मंगाने के लिए डस्टिन को यहाँ से भेज देता है। डस्टिन और एरिका तो चले जाते हैं, लेकिन स्टीव और रॉबिन इन रशियंस के हाथों पकड़े जाते हैं। अगर आप लोगों ने लैरी की कुछ टाइम पहले बात सुनी होगी गाइस, तो आप लोगों को जरूर पता होगा कि मेयर ने कहा था कि कुछ दिनों बाद यहाँ पे एक पब्लिकली इवेंट होने वाला है, यानी कि इस पूरे शहर को एक पार्टी दी जाएगी जहाँ पे सिटी का हर एक मेंबर होगा। लैरी इसी पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहा था, हालांकि इस टाइम पे इसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और तभी उसे यहाँ पे वही रशियन सोल्जर मिल जाता है जो कि हॉपर के पीछे पड़ा हुआ था। ये सोल्जर हॉपर के बारे में पूछता है कि आखिर वो कौन था और उसने तुमसे क्या क्या पूछा है और उसे अब तक क्या पता है। लैरी को हालांकि इनमें से किसी चीज के बारे में भी नहीं पता था, लेकिन लैरी को ये जरूर पता था कि हॉपर इन रशियंस के बारे में जानता है। इसी के साथ में स्मॉल के साथ काफी सारी जमीनें भी रशियंस ने खरीदी है, ये भी हॉपर को पता है। तब ये सोल्जर बोलता है कि हॉपर तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसे तुम्हें पकड़ना पड़ेगा, वो यहाँ का चमचा है, यहाँ का पुलिस वाला है, मुझे नहीं पता, किसी भी सूरत में उसे ढूंढ के यहाँ पे ले आओ। तब लैरी कहता है कि हाँ मुझे उसके बारे में पता है कि वो एक येलो कलर की कार लेकर भागा है, इस छोटे से शहर के अंदर वो कितनी दूर तक जा पाएगा, वो जल्द ही मिल जाएगा। और तभी हम हॉपर को देखते हैं जिसने की एक कार चोरी करी थी और वो इस टाइम मूरी के घर पे छुपा हुआ था। यहाँ पर एलेक्सी भी अलग ही नाटक कर रहा था, उसे पर्टिकुलर बर्गर और पर्टिकुलर ही ड्रिंक चाहिए थी। हॉपर इन चीजों को सुन के परेशान हो चुका था क्योंकि एलेक्सी कोई भी चीज बोलने के लिए तैयार नहीं था। हॉपर यहाँ मूरी को बार बार समझाता है कि इसे बोलो कि ये अपना मुंह खोलना शुरू करे कि आखिर ये सारे के सारे लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। मूरी भी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्सी बात नहीं मानता। तब हॉपर को गुस्सा आता है, वो एलेक्सी को गर्दन से पकड़ता है और उठा के घर के बाहर लेकर आता है और उसे घर के बाहर फेंक देता है और कहता है कि ये चाबी पकड़ो और यहाँ से भाग जाओ, तुम में अगर है इतनी हिम्मत तो भाग के दिखाओ। अंदर खड़े होकर जॉयस और मूरी अपने सर पे हाथ मारते हैं और कहते हैं कि तुमने एक भागने वाले आदमी को, रशियन को हाथों की चाबी दे दी और गाड़ी की चाबी दे दी, क्या वो भागेगा नहीं यहाँ से? हॉपर कहता है कि उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है, हमसे ज्यादा वो डरा हुआ है क्योंकि इस टाइम पे रशियन की आर्मी उसके ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं करेगी, उसे देखते ही मार दिया जाएगा, तो अगर उसे खुद की जान बचानी होगी तो वो कभी नहीं भागेगा। लेकिन एलेक्सी उसी टाइम पे गाड़ी उठाता और वहाँ से एक ही सेकंड में भागता है। जॉयस और मूरी कहते हैं कि वो भाग गया है, जल्दी बाहर जाके देखो। ये लोग जब बाहर आते हैं तो एलेक्सी भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी एलेक्सी का दिमाग बदल जाता है और वो वहीं पे गाड़ी रोक के चाबियां फेंक के घर के अंदर चला जाता है। तब हॉपर को खुद की बात पे बिलीव होता है और जॉयस और मूरी भी समझ जाते हैं कि हॉपर एलेक्सी का लॉजिक समझ गया है कि वो भी रशियन के लोगों से डरा हुआ है। यहाँ दूसरी तरफ डस्टिन ने एरिका को अब तक 2 सीजन के बारे में सब कुछ बता दिया था कि कैसे डेमोगॉर्गन इस दुनिया के अंदर आया था, विल को उसने अटैक किया था, इन चारों बच्चों ने और एल ने मिलकर डेमोगॉर्गन को वापस
वापस भेज दिया था। एरिका को बिलीव ही नहीं होता कि इन सब के अंदर उसका भाई ल्यूकस भी साथ में ही था, क्योंकि ल्यूकस उसे बहुत ज्यादा लूजर दिखाई देता था। हमें यहाँ एक चीज और पता चलती है कि एरिका मैक्स के अंदर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, जैसा कि डस्टिन है। इधर जॉनथन की हालत हद से ज्यादा बुरी थी, क्योंकि रशियन की आर्मी ने उसे बुरी तरीके से मारा था और बार बार बस एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आखिर वो किसके लिए काम करता है। यूएस आर्मी के अलावा वो और कौन सा डिपार्टमेंट है जिसको इनकी इन्फॉर्मेशन देने वाला है। स्टीव बार बार एक ही चीज रिपीट करता है कि वो बस एक आइसक्रीम बेचने वाला लड़का है जो कि यहाँ पे गलती से पहुंच गया है, लेकिन ये आर्मी बिलीव नहीं करती। और तभी यहाँ पे रॉबिन को भी लाके छोड़ दिया जाता है। इन दोनों से पूछा जाता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब यहाँ पे स्टीव यही बताता है कि इन लोगों के आइसक्रीम की एक डिलीवरी नहीं आई थी, उसी डिलीवरी को देखने के लिए गलती से ये लोग सर्विस लिफ्ट के अंदर पहुंच गए और वो लिफ्ट जाके सीधा नीचे गिरी और नीचे गिरने के बाद में ये लोग इस लैब में पहुंच गए। रॉबिन भी इस टाइम गुस्से में थी, इसी कारण वो रशियन के कर्नल के ऊपर प्यूक कर देती है। इसी कारण वो रशियन के कर्नल को कुछ भी नहीं बताती और बल्कि गालियां भी दे देती है। जिसके बाद हम यहाँ पे एल को देखते हैं, जो कि सारे लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि जो लोग इन्फेक्टेड हुए हैं आखिर वो इस टाइम पे कहाँ है। लेकिन एल की पावर यूज करने के बावजूद भी उसे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। हैदर की पूरी फैमिली गायब थी, मिसेस ट्रेस्कॉट, बिली, कोई भी उसे नहीं मिल रहा था। यहाँ नैन्सी भी पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि कहीं से उसे कोई लीड मिले कि कहीं पे फर्टिलाइजर चोरी हुए है या फिर एक साथ चूहों ने अटैक किया हो, लेकिन नैन्सी को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। एकदम से सारी चोरियां बंद हो गई थी और कोई भी चूहों को लेके कंप्लेन नहीं कर रहा था। नैन्सी को बस एक ही चीज कॉमन मिलती है कि सारे लोग बहुत रूडली जवाब दे रहे हैं। पहले तो वो इन चीजों के अंदर इंटरेस्ट ले रहे थे, लेकिन आज कोई भी फर्टिलाइजर या चूहों के बारे में बात ही नहीं कर रहा। असल के अंदर गाइस ये जितने भी लोग थे सारे इन्फेक्टेड थे, इसी के कारण वो नैन्सी से बात नहीं कर रहे थे और उनको किसी भी चोरी के बारे में नहीं बता रहे थे। तभी बच्चे आसपास में मिलके कहते हैं कि या तो ये सारे फर्टिलाइजर्स खत्म हो गए हैं या फिर सारे चूहों ने इन्हें खा लिया है या फिर इन लोगों को जो चीज बनानी थी वो चीज बन गई है। तब यहाँ पे ल्यूकस और बाकी के सारे बच्चे एल को कहते हैं कि तुम वॉइड में जाके ढूंढो कि ये लोग आखिर कहाँ पर गए हैं, कोई ना कोई तो तुम्हें जरूर मिलेगा। तभी माइक जोर से चिल्लाता है कि एल एक लड़की है, तुम लोगों ने तो उसे मशीन बना के रखा है, हर समय उसे बस अपने ऑर्डर देते रहते हो। वहाँ पर वो पूरी टीम है और यहाँ पर एल अकेली है लड़ने के लिए। एक बार मैं पहले ही उसे खो चुका हूँ, लेकिन वापस मैं उसे नहीं खो सकता क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। और उसी टाइम पे एल बाहर निकल के आती है और कहती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। यहाँ दूसरी तरफ अब एलेक्सी ने उस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया था कि आखिर रशिया ने मिलकर कौन सी मशीन बनाई है, उस मशीन के अंदर कितनी पावर का यूज किया जाता है और वो आखिर बनाई क्यों गई है, यानी कि दूसरा दुनिया का दरवाजा खोलने के लिए, जो कि एक तरीके से एक चाबी है। इस चाबी का नाम सुन के और मशीन का नाम सुन के हॉपर, जॉयस और मुरी पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुके थे। इन लोगों को यही पता है कि दरवाजा एल ने खोला था और उसके बाद किसी मशीन के थ्रू ये दरवाजा कैसे खोला जा सकता है। और आखिर ये मशीन रशिया में क्यों नहीं बनाई जा रही है, ये मशीन यहाँ पर हॉकिंस में क्यों बनाई जा रही है। तब एलेक्सी इन सारी चीजों का जवाब देता है कि अगर किसी दूसरी दुनिया के दरवाजे को खोलना पड़ेगा तो उसके लिए हजारों वॉट की एनर्जी की जरूरत होगी, इसी कारण ये मशीन बनाई गई है। एक तरीके से ये चाबी है दरवाजे को खोलने की। दूसरी चीज की रशिया के अंदर कई बार ये चाबी बनाई गई है, यानी कि मशीन का यूज किया गया है, लेकिन ये लोग दीवार से दूसरी दुनिया तक का दरवाजे का सफर तय नहीं कर पाए हैं। रशिया के अंदर ये सारे एक्सपेरिमेंट हमेशा फेल हुए हैं। तब रशियंस को पता चला कि हॉकिंस के अंदर ये दरवाजा पहले भी खुला है और जब ये दरवाजा हील हो रहा था तभी रशियंस ने वापस से आके यहाँ पे अपनी एक्टिविटीज स्टार्ट की, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए और जैसे इन्होंने इस मशीन से हॉकिंस के इस दीवार के ऊपर होल किया तो वो हील होने वाली दीवार अपने आप ही दूसरी दुनिया के दरवाजे के थ्रू खुल गई। ये बात सुनते ही हॉपर और जॉयस के तो होश उड़ जाते हैं कि जिस दीवार को एल ने पूरी मेहनत करके बंद किया था वो दीवार वापस से रशियंस ने खोल दी है, क्योंकि हॉकिंस में पहले भी एक बार दूसरी दुनिया का दरवाजा खुला था। इसी कारण हॉकिंस की जो दीवार है उसके थ्रू फिर से दूसरी दुनिया का दरवाजा खोला जा सकता है। ये सब कुछ एलेक्सी एक स्ट्रॉ और पेपर के थ्रू इन लोगों को समझा रहा था। इस चीज को सुनते ही जॉयस बहुत ज्यादा डर जाती है और तब कहती है कि इसी कारण हमारे पूरे हॉकिंस के अंदर से मैग्नेटिज्म गायब होने लग गया है। एलेक्सी ये भी बताता है कि यही वो दिन था जब पूरे शहर में लाइट्स गई थी और यही वो दिन था गाइस जब विल को पहली बार एहसास हुआ था कि उसके आसपास माइंड फ्लेयर वापस आ चुका है। जॉयस उठती है बच्चों को कॉल करने के लिए ताकि वो बच्चों को इन्फॉर्म कर सके कि वो किसी भी तरह किसी सेफ जगह पे चले जाएं। यहाँ हॉपर और मुरी का दिमाग घूम गया था इतनी सारी बातें सुन के कि आखिर वो इस चीज का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। अगर दरवाजे को खोला गया है तो दरवाजे को बंद भी किया जा सकता है। ये दोनों रिलैक्स होने के लिए ड्रिंक करते हैं और उसके बाद में वापस से एलेक्सी से जाके पूछते हैं कि अगर हॉपर एलेक्सी को रशियंस के लैब में ले जाए उस दरवाजे तक तो क्या ये सारी चीजें रिवर्स कर सकता है, क्या ये उस मशीन को बंद कर सकता है और दरवाजे को बंद कर सकता है।
तो एलेक्सी हंसने लगता है कि तुम लोगों ने इस चीज को मजाक समझ के रखा है। रशियंस की अब तक की सबसे काबिल टीम, जिसके अंदर सारे साइंटिस्ट और सारी आर्मी भरी है, वहां तक पहुंचना ही इम्पॉसिबल है, और अगर पहुंच भी गया तो वहां पे जिंदा कोई नहीं बचेगा। रशियंस के लोग एक ही बार में सबको मार डालेंगे, तो ये चीज करना मानो कि इम्पॉसिबल है। तभी हम यहाँ पे डस्टिन और एरिका को देखते हैं, जो कि फिर से एक बार एयर डक्ट के थ्रू एक कमरे में पहुंच गए हैं। असल के अंदर ये प्रोमेथियम वाला कमरा था, जहाँ पे कई क्वांटिटी के अंदर वही सारे लिक्विड के जार भरे हुए थे। साथ ही साथ सामानों को लाने ले जाने के लिए एक छोटी सी शटल भी थी। एरिका पूछती है कि जो तुमने कहानी के अंदर डेमोगोर्गन बताए थे, आखिर उनके साइज क्या है, क्योंकि एरिका के सामने एक बहुत बड़ा केज था। इसका मतलब साफ साफ था कि रशियंस को इन चीजों का अंदाजा पहले से ही था कि अगर दरवाजा खुला तो उसके अंदर से क्या क्या चीजें निकल सकती है, और इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे वेपन्स भी रखे थे। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक स्टिक रखी थी और एरिका उसे अपने साथ लेकर डस्टिन के साथ निकल पड़ती है। एरिका ने ये चीज इसलिए ली थी क्योंकि शायद इसकी मदद से वो कुछ लोगों से बच सकती है। तब डस्टिन कहता है कि यहाँ पे पूरी की पूरी आर्मी है जिन लोगों के पास में बंदूकें हैं, तो ये इलेक्ट्रिक स्टिक आखिर किसको मार सकती है। यहाँ दूसरी तरफ स्टीव और रॉबिन बैठे थे, दोनों एक साथ बंधे हुए थे और दोनों को यहाँ से बाहर निकलना था। तभी रॉबिन की नजर यहाँ पास में पड़ी एक ट्रे के अंदर रखी हुई सीजर पे पड़ती है, और ये दोनों प्लानिंग करते हैं कि ये दोनों उछल उछल के जाएंगे और उस सीजर से अपने अपने टेपों को काट लेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन कुछ ही दूर आगे बढ़ने के बाद इनकी चेयर गिर जाती है। नीचे गिरने के बाद स्टीव को तो गुस्सा आता है कि ये लोग काम नहीं कर पाए, और रॉबिन यहाँ पे हंसने लगती है क्योंकि वो कहती है कि हम यहाँ पे रशियंस के हाथों मारे जाएंगे, ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा एडवेंचर है और मैं यहाँ इन लोगों से मारी जाऊंगी, ये बात किसी को पता तक नहीं चलेगी। तब यहाँ पे रॉबिन अपने मन की बातें कहने लगती है क्योंकि उसे पता था कि आज के बाद शायद वो जिंदा भी नहीं बचेगी। वो स्टीव को कहती है कि मैं हमेशा से तुम्हारी क्लास के अंदर ही थी, बचपन से लेकर, लेकिन तुमने कभी नहीं नोटिस किया। मैं तुम्हारा हर एक चीज नोटिस करती थी कि कैसे तुम इतना एटीट्यूड में रहते थे। तुम्हारा ग्रुप स्कूल में फेमस था, तुम लोगों को बहुत परेशान करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुम्हें बहुत पसंद करती थी और कोशिश करती थी कि काश तुम मुझे बस एक बार देखो। तब स्टीव को रियलाइज होता है कि कैसे वो इतना एटीट्यूड दिखाता था और किसी भी लड़की को नहीं देखा करता था, लेकिन आज वो रॉबिन के साथ में ही है, वो लड़की जो कि उसकी मदद कर रही है। तभी यहाँ पे फिर से रशियन का वही जनरल आता है जो कि अपने साथ में एक डॉक्टर को भी लेकर आता है। डॉक्टर उन दोनों को सच बोलने वाले इंजेक्शन से इंजेक्ट करता है, जिससे कि वो दोनों सच बता दे कि आखिर ये दोनों कौन सी कंपनी के लिए काम करते हैं। जिसके बाद हम एल को देखते हैं जो कि वापस वॉइड में जाके लोगों को ढूंढने की कोशिश करने वाली थी। बाकी सब उसे फोकस होने के लिए कहते हैं, लेकिन माइक उसे कहता है कि जितना तुमसे हो पा रहा है तुम उतना ही करना, हम लोग तुम्हारे आस पास ही है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना। तब यहाँ पर एल माइक को कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं जो करूंगी बिल्कुल ठीक करूंगी। उसके बाद एल वापस से अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जाने की कोशिश करती है क्योंकि इन सब लोगों के बीच में एक डिस्कशन हुआ था कि अगर ये लोग बिली को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो एल बिली की यादों तक जाएगी। अगर एल बिली की यादों तक गई तो ये लोग जरूर ढूंढ पाएंगे कि आखिर बिली इस टाइम कहाँ गया था, उस सोर्स के बारे में पता कर पाएंगे कि ये सारी चीजें आखिर स्टार्ट कहाँ से हुई, क्योंकि ये लोग बिली को मार नहीं सकते थे। बिली को पकड़ के उसके अंदर से वापस से माइंड फ्लेयर को नहीं निकाला जा सकता था क्योंकि एक बार ये लोग विल पे ये चीज ट्राई कर चुके थे और माइंड फ्लेयर वापस से इस दुनिया में घूम रहा है। तो इन लोगों के बीच में यही डिस्कशन हुआ था कि ये लोग उस मेन सोर्स को ढूंढेंगे जहाँ से ये सारी चीजें चल रही है। अगर एक बार उसे खत्म कर दिया जाए तो शायद सारी एक्टिविटीज रुक जाएगी। एल यहाँ पे बिली को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पे वो उसे अपने घर के अंदर बैठा हुआ मिलता है बहुत शांत से। आसपास में सारे बैठे हुए बच्चे यही बात करते हैं कि बिली इतना शांत कभी नहीं बैठ सकता। इसका मतलब है कि उन लोगों को पता है कि एल माइंड फ्लेयर को जरूर ढूंढेगी और अगर एल उसे ढूंढती है तो वहाँ की सारी आर्मी हम सब लोगों को पकड़ लेगी। तो बिली का यहाँ पे बैठना सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप है। एल बिली के पास जाके उसे पूछती है कि बताओ आखिर ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, आखिर तुम ऐसा करना क्यों चाह रहे हो, क्योंकि ये जितनी भी एक्टिविटी है वो बिली नहीं कर रहा है बल्कि बिली के ऊपर कंट्रोल करने वाला माइंड फ्लेयर कर रहा है। तभी बिली एकदम से एल का हाथ पकड़ता है और एल वहीं से गिरने लग जाती है। वो गिरते हुए बिली की काफी सारी एक्टिविटीज देखती है कि कैसे बिली उस आयरन फैक्ट्री के अंदर पहुंचा, उसने हैदर के पेरेंट्स को पकड़ा, उन्हें कंट्रोल किया, वहाँ पे एक मॉन्स्टर घूम रहा है और वो सीधा जाके एक बीच पे गिर जाती है। तब वहाँ पे ल्यूकस कहता है कि मुझे शहर में रहते हुए इतने साल हो गए, हॉकिंस के अंदर कोई बीच नहीं है। वहाँ पे एल को एक लेडी भी दिखाई देती है और साथ ही साथ एक बच्चा भी दिखाई देता है जो कि सर्फिंग कर रहा था। एल बताती है कि वो लेडी इस बच्चे को बिली बुला रही है, इसका मतलब है कि एल बिली का बचपन देख रही है। तब मैक्स कहती है कि ये कैलिफोर्निया है, बिली कैलिफोर्निया में ही बड़ा हुआ है। एल यहाँ पे बिली की सारी एक्टिविटीज देखती है कि कैसे वो सर्फिंग करना चाहता था, उसकी मॉम उसे मना भी कर
करती है और साथ ही साथ उसके फादर से डर भी रही है। तभी एकदम से ये सीन गायब हो जाता है और सामने काफी ज्यादा क्लाउड्स आ जाते हैं, इतने सारे क्लाउड्स की मानो कि बिली के ऊपर हमेशा से इस माइंड फ्लेयर का ध्यान रहता है। यहाँ दूसरी तरफ हॉपर डॉक्टर ओन्स को ये सारी चीजें इन्फॉर्म करना चाहता था ताकि डॉक्टर ओन्स पूरी आर्मी को लेके यहाँ मॉल तक पहुंचे और रशियंस को पकड़ ले, क्योंकि सिर्फ उनके पास ही प्रूफ है कि दूसरी दुनिया का दरवाजा खुला है। लेकिन जब हॉपर डॉक्टर ओन्स के ऑफिस में कॉल लगाते हैं तो वहाँ एक सेक्रेटरी था और वो सीक्रेट कोड सुनने के बाद में हॉपर की बात सुनना शुरू करता है। हॉपर यहाँ पे सारी बात बताता है लेकिन वो आदमी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है और मानो कि बस उस बात को इग्नोर कर दिया जाता है। ये चीज सुन के तो जॉयस का बहुत दिमाग खराब हो जाता है कि हमारे बच्चे यहाँ पे मुसीबत में हैं, दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल गया है, रशियंस हॉकिंस के अंदर आके बैठे हैं और डॉक्टर ओन्स कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वापस से उन लोगों को कॉल करो। जॉयस फिर से कॉल करती है उन लोगों को और बहुत सुनाती है कि डॉक्टर ओन्स तक ये मैसेज जल्दी पहुंचाओ। लेकिन असल के अंदर ये सारी चीजें कहीं और भी रिकॉर्ड हो रही थी। इसका मतलब था कि इन लोगों को जल्द से जल्द इस जगह को खाली करना था। सारे के सारे यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ स्टीव और रॉबिन के ऊपर अब सच बोलने वाले इंजेक्शन का भारी असर हुआ था, क्योंकि ये एक तरीके का ड्रग था और ये दोनों बस हंसते ही जा रहे थे, हंसते ही जा रहे थे। तभी वो रशियन जनरल यहाँ पर आता है और वो डॉक्टर स्टीव का एक नाखून उखाड़ने वाला था। स्टीव फिर से बताने की कोशिश करता है कि हमारे कपड़े देख के तो हमें पहचानो, हम सिर्फ बच्चे हैं, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब स्टीव की ऐसी हालत देख के रॉबिन सब कुछ बोलने लगती है कि जो तुम लोगों ने एक सीक्रेट कोड ऑन एयर किया था वो इतनी अनसिक्योर लाइन पे ऑन एयर हुआ था कि यहाँ के सारे स्टेशन उसे कैच कर पा रहे थे। हमारे सिर्फ रेडियो के अंदर से वो सारी चीजें रिपीट हो रही थी और हम मामूली से बच्चे उसी कोड को डिकोड कर चुके थे और उसी के थ्रू हम लोगों को पता चला कि कैसे रशियंस यहाँ पे इस मॉल के नीचे ही काम कर रहे हैं। अब इसमें गलती तुम्हारी है, हम लोगों की नहीं है कि तुमने सिक्योरिटी कोड को इतनी अनसिक्योर लाइन पे भेजा था। जिसके बाद अब स्टीव हंसने लगता है और वो बोलता है कि अब तो डस्टिन यहाँ से भाग चुका होगा, अब तक उसने हॉपर को बताया होगा, हॉपर पूरी आर्मी लेके यहाँ पे पहुंचने वाला होगा, यानी कि तुम्हारा काम तो खत्म ही समझो, तुम तो रशिया इवन पहुंच भी नहीं पाओगे। तब जाके वो रशियन कर्नल कुछ सोचने लगता है और उसे कुछ चीजें सीरियस भी लगने लगती है और तभी एकदम से सारी लाइट्स चली जाती है, मानो कि यहाँ पे कुछ इमरजेंसी हुई हो। तब हमें एक होल दिखाया जाता है जिसने की काफी सारी मंजिलों के अंदर होल करके उसे जला दिया है। ये काम डस्टिन का था। असल के अंदर डस्टिन और एरिका उस कमरे तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे स्टीव और रॉबिन को रखा गया था। डस्टिन उस डॉक्टर को उस इलेक्ट्रिक स्टिक से जला के मार देता है। इसी के साथ हम एल को देखते हैं जो कि बिली की यादों के अंदर आगे बढ़ती जाती है। बिली का यहाँ पे बचपन दिखाया जाता है कि कैसे वो अपने फादर के साथ में खेल रहा था, लेकिन बिली के फादर उसे कभी पसंद नहीं करते थे, उसे हमेशा डिमोटिवेट किया करते थे और कहते थे कि तुम अपने लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकते। बिली के फादर इतने ज्यादा बुरे थे कि वो बिली की मॉम को मारा करते थे। वायलेंस करने के बाद में एक बार बिली की मॉम इस पूरी फैमिली को छोड़ के चली गई थी। उस टाइम से बिली हमेशा से अपनी मॉम को कॉल करता था और वापस आने के लिए बोलता था और कुछ टाइम बाद में ही बिली के फादर एक दूसरी लेडी से शादी कर लेते हैं और उसकी बेटी मैक्स को अपने साथ ले आते हैं। यही रीजन था कि बिली अब तक मैक्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाया था, क्योंकि बिली के फादर ने बिली के मॉम के साथ कुछ अच्छा नहीं किया था। ये सारी चीजें इतनी ज्यादा स्ट्रॉम में चल रही थी क्योंकि बिली हमेशा से ही कमजोर था। और गाइस, अगर आप लोगों ने सीजन 1 देखा होगा तो आपको याद होगा कि विल के ऊपर भी इसीलिए अटैक हुआ था क्योंकि वो काफी ज्यादा कमजोर था। देखते ही देखते एल अब आगे बढ़ने लगती है और वो वही स्टील फैक्ट्री तक पहुंच जाती है और यहाँ पर भी इस टाइम माइंड फ्लेयर हर जगह पर था। तब सारे बच्चे पूछते हैं कि आखिर तुम खड़ी कहाँ पर हो, तुम उस जगह का नाम बताओ। तब आयरन फैक्ट्री के बारे में एल सबको बताती है। यहाँ पे जॉन और नैन्सी भी पता कर लेते हैं कि ये फैक्ट्री यहाँ से कितनी दूर है। माइक यहाँ पे एल को बोलता है कि अब तुम वापस आ जाओ, यहाँ पे सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो गई हैं, अब हमें पता चल गया है, इसलिए लौट आओ। एल वापस से वॉइड से लौटने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो कमरे में पहुंचती है तो उसके आसपास कोई भी नहीं होता। एल को लगता है कि सब उसे छोड़ के चले गए हैं और कोई भी यहाँ पर नहीं है। तभी एक कमरे से निकल के बिली आता है। असल के अंदर अभी भी एल एक वॉइड के अंदर ही थी। बिली इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा था और अब बिली को यानी कि माइंड फ्लेयर को पता चल चुका था कि एल कहाँ पर है, उसके सारे दोस्त कहाँ पर है। यहाँ पे बिली कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे कारण शुरू हुआ है। इसी के साथ हम एक सीन और देखते हैं। यहाँ पर वही इवेंट जहाँ पे काफी सारी पब्लिक हॉकिंस की इकट्ठे होने वाली थी, उन्हीं के अंदर वो लोग भी आ रहे थे जो कि बिली की आर्मी थी, यानी कि माइंड फ्लेयर से इन्फेक्टेड होने वाले सारे फ्लैट यहाँ पे इस जगह पे पहुंच चुके थे। सीन वापस बिली पे शिफ्ट होता है जो कि एल को कहने लगता है कि ये सारा सिलसिला तब शुरू हुआ जब तुमने दूसरी दुनिया में आके डेमोगॉर्गन को टच किया। ये सारी चीजें तुम्हारे कारण ही शुरू हो रही है, पूरी टीम तुम्हारे लिए ही बिल्डअप की गई है और अब तुम यहाँ से पीछे नहीं भाग सकती हो। एल बहुत ज्यादा डर जाती है कि अब माइंड फ्लेयर को सब कुछ पता चलने लग गया है। उसने बिली के थ्रू एल की लोकेशन के बारे में पता लगा लिया है। एल तभी गुस्से में आके बिली को काफी दूर फेंक देती है उठा के और वापस से वॉइड से निकल के इसी दुनिया में पहुंच जाती है। वो बुरी तरीके से डरी हुई थी जहाँ
जहाँ पे माइक उसे संभालता है। इसी के साथ आखिरी सीन में हम उसी आयरन फैक्ट्री को देखते हैं जहाँ पे वही मॉन्स्टर था जो कि काफी सारे मरे हुए चूहों से बना था। लेकिन यहाँ पे सबसे स्ट्रेंज थिंग ये होती है कि जितने भी लोग इन्फेक्टेड थे वो आगे आते जाते हैं और वापस से मोल्ड होके लिक्विड के अंदर बदलते जाते हैं और उस बड़े से मॉन्स्टर के अंदर इंक्लूड होते जाते हैं। धीरे धीरे वो करके मॉन्स्टर बहुत बड़ा हो चुका था क्योंकि ये सारे लोग अपनी जान दे चुके थे माइंड फ्लेयर के कारण। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब ये मॉन्स्टर बाहर आके क्या करेगा? क्या एल वापस से इस मॉन्स्टर को मार डालेगी? गाइस ये सारी चीजें तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।